10th class in geography. Now we are proceeding with the next chapter, that is manufacturing industries. इसमें आपको सबसे पहले समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल गुड्स। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके और ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ज़्यादातर ये रॉ मटेरियल जो है हमें प्राइमरी सोर्स से मिलता है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी, इसमें काम करने वाले लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में कहलाते हैं। मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स, और यहाँ पे प्राइमरी मटेरियल्स को वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्टील है, स्टील फैक्ट्रीज है, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम अगर पेपर प्रोड्यूस करते हैं तो किससे, वुड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर केन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से सारा काम होता है जब हम उसको फर्दर प्रोसेस करके आगे किसी मोर वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपको चेक करनी है तो आप कैसे चेक करोगे कि उसके यहाँ पर कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, किस तरह का डेवलपमेंटल वर्क होता है क्या। उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट का ये बैकबोन कहलाता है, जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। तो मेनली यहाँ पर जो फंक्शंस हैं, सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके एग्रीकल्चर को तो डेवलप करने में हेल्प करते ही, मॉडर्नाइज करने में। इसके अलावा विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का तो बैकबोन बेसिकली एग्रीकल्चर ही है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। इसके अलावा हमारी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम को लेकर वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर सेकेंडरी डेवलपमेंट हमारा, सेकेंडरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हमारी एडवांस होगी और ज़्यादा एक्सपैंड होगी, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और लोग प्राइमरी से खिसक कर सेकेंडरी की तरफ आ जाएंगे। तो डिपेंडेंस जो है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए वो खत्म हो जाएगी प्राइमरी के ऊपर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है आपको, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी कंडीशन है। उसके अलावा पॉवर्टी भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, और इसी फिलोसफी को लेकर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट वेंचर इंडस्ट्रीज स्टार्ट की गई थी। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज, इसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज भी खत्म हो जाती है अगर आप ट्राइबल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करते हो तो। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, और अगर हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होता है, साथ में फॉरेन इनकम भी आती है। Countries that transform their raw materials into wide variety of finished goods, जो कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल्स को कंप्लीट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, जो कि हायर वैल्यू वाले हैं, वो प्रॉस्पेरस होती है। जैसे स्टील को आप ऑटोमोबाइल्स में, यूटेंसिल्स में या कोई और चीज़ में कन्वर्ट करते हो तो डेफिनेटली वो कंट्री ज़्यादा अर्न करेगी रादर देन प्रोड्यूसिंग ओनली स्टील और आयरन। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. तो इंडिया को भी अगर डेवलप कंट्रीज में आना है, प्रॉस्पर कंट्रीज में काउंट होना है, तो हमें यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें और क्विकली इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, हाथ में हाथ थामे। अब ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करने के लिए आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो दे रखा है वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, जस्ट फॉर इंस्टांस टेक द एग्जाम्पल के तौर पे, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। जो एग्रो इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा मौका मिला है, सिचुएशंस मिली है राइज अप करने के लिए बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, उनका प्रोडक्शन बढ़ा है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड रहती है एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज, और इसी के लिए फिर वो इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स वगैरह सेल आउट करती है, मशीन्स, टूल्स, और इन सब का इस्तेमाल करते हुए फार्मर्स जो है खेतों में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं
Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculture, तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से एग्रीकल्चर को असिस्टेंस मिला ही है, उसके अलावा देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। इसके अलावा आपका प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो भी एफिशिएंट हो गया है, क्योंकि आप मशीन्स का इस्तेमाल करते हो तो हाथों से काम काफ़ी धीरे होता था, काफ़ी लेबर यूज़ होती थी। अब लेबर भी कम हो गई है और काम जल्दी भी हो जाता है मशीन से खेतों में, तो वहाँ आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल की सप्लाई भी जल्दी जल्दी बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज का ज़माना क्या है, ग्लोबलाइजेशन वाले का, आर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट। तो ऐसे इस कंडीशन में हमारी इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन ये काफ़ी नहीं है कि हमने इतना प्रोडक्शन कर लिया कि हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना प्रोडक्शन होना चाहिए कि अपना काम निकल जाए, साथ में सरप्लस इतना हो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज ले सकें। और इसीलिए हमें अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन दे सकें। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट, तभी हम कम्पीट कर पाएंगे और हम डेवलप कर पाएंगे। अब देखते हैं हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इस डेवलपमेंट का हमारी नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ओवर द लास्ट 2 decades, अगर आप पिछले 20 साल में देखोगे, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। तो जो हमारा शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है जीडीपी में, वो 17% पे रुका हुआ है। आउट ऑफ द टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। इसमें से काफ़ी सारा माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से आता है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि उनका शेयर 25 से 35% है और हमारा 17% पे रुका हुआ है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decade. अब हमने अगले डेकेड के लिए डिसाइड कर रखा है कि हमें 12% का और इम्प्रूवमेंट करना है। इसके लिए हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC की स्थापना करी है, ताकि हम जो फ्यूचर को लेकर हमने जो ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं कि इतना डेवलपमेंट हमें करना है, वहाँ तक उस गोल्स तक हम पहुँच सकें। अब उसके बाद हमें देखनी है इंडस्ट्रियल लोकेशन। जब भी आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आप लोकेशन के लिए डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स दिमाग में होते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह से आप डिसाइड करते हो कि दिस लोकेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर द इंडस्ट्री। Industrial locations are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती है कि रॉ मटेरियल हमें टाइमली अवेलेबल हो जाए, सस्ते में लेबर मिल जाए, स्किल और अनस्किल दोनों तरह की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले मिल जाए हमको, पावर एंड मार्केट ये चीज़ें मिल जाए। इट इज़ वेरी पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। अब ये सारे फैक्टर्स एक साथ एक ही जगह अवेलेबल हो, इट इज़ वेरी पॉसिबल, काफ़ी मुश्किल टास्क है ये। So consequently manufacturing industries tend to locate at the most appropriate place, और इसीलिए हम क्या करते हैं, वो प्लेस चूज करते हैं जहाँ पर या तो ये कंडीशंस अवेलेबल हो या इजीली अवेलेबल करवाई जा सके। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज, और जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है धीरे धीरे आसपास का एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है और अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, कभी कभी हम शहर के अंदर या शहर के आसपास इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करते हैं। Thus industrialization and urbanization go hand in hand. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन दोनों एक साथ चलते हैं। एक चीज़ डेवलप होगी तो दूसरे को हेल्प करेगी, ये डेवलप है तो दूसरे को हेल्प करेगी। क्योंकि सिटीज क्या करती हैं, आपको मार्केट प्रोवाइड करती हैं एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइसेस। Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban center. कई बार बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कि शहर से मिलने वाले एडवांटेजेस को इस्तेमाल करती है। इनको हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। जैसे आपने कोई कपड़े का कारखाना शुरू करा है, टेक्सटाइल मिल स्टार्ट करी है, तो उस टेक्सटाइल को डाई करने के लिए चाहिए तो आसपास डाई वाली फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, थ्रेड बनना है थ्रेड वाली इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, फिर इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो एक के बाद एक चीज़ें यूज होती रहती है यहाँ पर। या फिर हो सकता है ये चीज़ें ऑलरेडी शहर के अंदर थी तो आपने उनको इस्तेमाल करने के लिए वो इंडस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट करी, तो उसको हम कहेंगे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे वो हमारे ज़्यादातर
ओवरसीज ट्रेड को लेकर स्टार्ट किए गए थे, यानी लोकेशन ऐसी हो जहां पर से ओवरसीज ट्रेड इजीली हो सके, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। Consequently, they emerged certain pockets of industrially developed urban centers, और इसीलिए ये कुछ अर्बन सेंटर्स कन्वर्ट हुए सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड, और आसपास एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी हुआ, ऑल्सो कनेक्टेड थे उनसे ये। अब आपको इंडस्ट्री और मार्केट लिंकेज एक आपको फ्लो चार्ट दे रखा है। सबसे पहले इसमें आपके हैं इनपुट्स, यानी क्या क्या सामान आपको फैक्ट्री के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप देखेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीज़ें आप पहले 9th क्लास में जो स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर था उसमें पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद ये सब मटेरियल्स आपके फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगा फैक्ट्री पर, फिर उसके बाद आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा यानी आउटपुट, फिर वापस वो मार्केट तक जाएगा, देन अगेन यू नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके बाद फिर से ट्रांसपोर्ट है, फिर मार्केट तक पहुंचेगा, मार्केट में आप इससे प्रॉफिट अर्न करोगे, वो मनी आपकी वापस फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगी। उसके बाद द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। इसके अलावा एक और चीज़ हम ध्यान रखते हैं, कम से कम खर्चे में हमारा काम चलना चाहिए, तो ये भी एक कंडीशन है कोई भी फैक्ट्री लोकेशन को सर्च करते वक्त। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर, अगर सरकार की पॉलिसीज फ्लेक्सिबल है, सरकार भी आपको हेल्प करती है, तो डेफिनेटली वो लोकेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आपको मैंने कहा था स्पेशलाइज लेबर, स्किल अनस्किल दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पर आपको आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री का अगेन एक चार्ट दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, कम पैसे में आपको रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कम पैसे में आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, वो आपके लिए बेस्ट लोकेशन रहेगी। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, फिर जो आउटपुट है उसको मार्केट तक पहुंचाने पे भी खर्चा कम आएगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं आपके डेफिनेटली एक आइडियल लोकेशन को सर्च करने में हेल्प करते हैं।